क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहकर गर्व किया जाता है, उसके नीचे सैकड़ों आदिवासियों की टूटी उम्मीदें, बिखरे सपने और छीनी हुई जमीनें दफन हैं? गुजरात के नर्मदा जिले में बसा केवड़िया, जो कभी आदिवासियों का शांतिपूर्ण घर था, आज उनके लिए नर्क बन चुका है। हाल ही में मई 2025 में यहाँ के आदिवासियों की छोटी छोटी दुकानें बुलडोजर से तोड़ दी गई। इन दुकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर गिराया गया, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जमीनें वाकई अवैध थी या इसके पीछे एक गहरी साजिश है? यह वीडियो आपको केवड़िया की सैर कराएगा, जहां सत्ता और कॉरपोरेट्स का गठजोड़ आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ रहा है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या हम चुप रहकर इस अन्याय को देखते रहेंगे या इनके हक की लड़ाई में उनका साथ देंगे? आइए इस काले सच को उजागर करें और जानें कि केवड़िया के लोग अपने हक के लिए क्या कर सकते हैं और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। केवड़िया, स्वर्ग से नर्क की कहानी। केवड़िया नर्मदा जिले का एक छोटा सा इलाका, जो कभी हरे भरे जंगलों, नर्मदा नदी और आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादातर तड़वी, वसावा और राठवा समुदाय से अपनी जमीन और जंगल पर निर्भर थे। वे खेती करते थे, जंगल से लकड़ी और औषधीय पौधे इकट्ठा करते थे और छोटी मोटी दुकानों से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद सब बदल गया। यह मूर्ति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, पर्यटकों के लिए तो स्वर्ग बन गई, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए यह एक अभिशाप साबित हुई। मई 2025 में सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (SSNNL) ने केवड़िया में आदिवासियों की दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। इन दुकानों में वे छोटे मोटे सामान बेचते थे, चाय, नाश्ता, हस्तशिल्प, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। SSNNL का कहना है कि यह दुकानें अवैध अतिक्रमण थीं, लेकिन क्या यह सच है? क्या यह कार्रवाई कानूनी थी या इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी? आइए इसकी परतें खोलें। जमीनों का सच, 54 साल का शोषण और कानून का उल्लंघन। केवड़िया की जमीनों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यह इलाका भारत के संविधान की आर्टिकल 244(1) के तहत 5th शेड्यूल में शामिल अनुसूचित क्षेत्र है, जहां आदिवासियों को अपनी जमीन और संसाधनों पर विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 1970 से ही सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम पर यहाँ की जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो गया था। कई सर्वे नंबर और अन्य कई जमीनें SSNNL द्वारा 1970 में अधिग्रहित की गयी, जिसके लिए अवार्ड नो. LAQ SPL SR 945 दिनांक 22 दिसंबर 1970 जारी हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 54 साल बाद भी इन सर्वे नंबर की जमीन उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, जिसके लिए इसे लिया गया था। राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 RF सीटलार एक्ट की सेक्शन 101 के अनुसार, अगर अधिग्रहित जमीन 5 साल के भीतर अपने मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं होती, तो उसे मालिकों को वापस करना अनिवार्य है। लेकिन SSNNL ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि भारत के संविधान और पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पैसा एक्ट की सेक्शन 4D और सेक्शन 4I का भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि ग्राम सभा की सहमति के बिना यह अधिग्रहण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समता स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी जमीन का हस्तांतरण बिना उचित सुरक्षा और ग्राम सभा की सहमति के नहीं किया जा सकता। फिर भी
SSNNL ने न तो मुआवजा पूरा दिया, न पुनर्वास किया और न ही ग्राम सभा से अनुमति ली। 2024 में भी इन सर्वे नंबर के लिए नोटिस 19 जुलाई 2024 जारी की गई, लेकिन इसमें भी ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई। यह साफ है कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। षड्यंत्र की परतें, कॉरपोरेट्स और सत्ता का गठजोड़। क्या यह महज संयोग है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास की जमीनें अब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दी जा रही हैं? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट तक कह डाला। केवड़िया में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े होटल, रिसोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 FRA की सेक्शन 3(1) और सेक्शन 5 के तहत आदिवासियों को अपनी जमीन और जंगल पर मालिकाना हक और संरक्षण का अधिकार है, लेकिन इस कानून को दरकिनार कर दिया गया। क्या आपको डर नहीं लगता कि यह साजिश सिर्फ केवड़िया तक सीमित नहीं है? पूरे देश में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 2015 से 2024 के बीच वन विभाग ने आदिवासियों के खिलाफ 5,18,091 मामले दर्ज किए। क्या यह एक सुनियोजित षड्यंत्र नहीं है, जिसमें सत्ता और कॉरपोरेट्स मिलकर आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ रहे हैं? सोचिए, अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन यह आग पूरे देश में फैल जाएगी और आपकी जमीन भी खतरे में होगी। दुकानों का टूटना, एक परिवार का टूटना। मई 2025 में जब बुलडोजर चले तो सिर्फ दुकानें नहीं टूटीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें बिखर गईं। इन दुकानों से आदिवासी छोटे मोटे सामान बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते थे। क्या आपने कभी सोचा कि एक बुलडोजर सिर्फ एक ढांचा नहीं तोड़ता, बल्कि एक माँ की मेहनत, एक पिता का गर्व और बच्चों का भविष्य भी तोड़ देता है? एक आदिवासी माँ जिसने अपनी छोटी सी दुकान से अपने बच्चे को स्कूल भेजने का सपना देखा था, आज सड़क पर रो रही है। एक पिता जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, आज टूट चुका है। इन दुकानों को तोड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं था। PSA एक्ट के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर भी सत्ता ने अपनी ताकत दिखाई और आदिवासियों को सड़क पर ला दिया। सवाल यह है, क्या यह सब इसलिए किया गया ताकि कॉरपोरेट्स को फायदा हो? क्या यह साजिश का हिस्सा है जिसमें पहले जमीनें छीनी गईं और अब आजीविका के साधन भी छीन लिए गए? सत्ता की खामोशी, क्या यह भी साजिश का हिस्सा है? जब यह सब हो रहा था, तब स्थानीय विधायक, सांसद और नेता खामोश क्यों थे? यह तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुप रहे। क्या यह खामोशी भी एक साजिश का हिस्सा है? संविधान की आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन का अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलीस्वी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में कहा। लेकिन केवड़िया के आदिवासियों का यह अधिकार छीना जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता की यह चुप्पी हमें डराने वाली है? अगर आज वे चुप हैं, तो कल आपके साथ अन्याय होने पर भी वे चुप रहेंगे। केवड़िया के लोग अपने हक के लिए क्या कर सकते हैं? केवड़िया के आदिवासी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे अपनी जमीन और हक के लिए लड़ सकते हैं और उनके पास कई कानूनी और सामुदायिक रास्ते हैं। कानूनी लड़ाई लड़े। RF सीटलर एक्ट 2013 की सेक्शन 101 के तहत वे अपनी जमीन वापस मांग सकते हैं। 1970 में अधिग्रहित सर्वे नंबर की जमीन 54 साल से उपयोग में नहीं है, जो इस कानून के तहत वापसी का आधार बनता है। वे जिला कलेक्टर को आवेदन दे सकते हैं और अगर जवाब न मिले तो गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं।
पीएसए एक्ट के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई कार्रवाई अवैध है। वे इस आधार पर दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अपनी पारंपरिक जमीन और जंगल पर मालिकाना हक की मांग कर सकते हैं। सामुदायिक संगठन बनाएं। आदिवासियों को एकजुट होकर संगठन बनाना चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र के डिम्भे बांध क्षेत्र में कातकरी समुदाय ने किया। उन्होंने डिम्भे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी बनाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी और मछली पकड़ने का अधिकार हासिल किया। ग्राम सभाओं को ठराव पास करना चाहिए कि उनकी जमीनें किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं दी जाएंगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। संविधान की आर्टिकल 19(1)(b) और आर्टिकल 19(1)(d) के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के रामलीला मैदान इंसिडेंट वी होम सेक्रेटरी 2012 निर्णय के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। वे जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दे सकते हैं। आरटीआई का उपयोग करें। वे आरटीआई दाखिल करके एसएसएनएल से पूछ सकते हैं कि 1970 में अधिग्रहित जमीन का उपयोग कैसे हुआ और ग्राम सभा की सहमति क्यों नहीं ली गई। आम लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। यह सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है। अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो कल हमारी जमीनें भी खतरे में होंगी। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप मदद कर सकते हैं। आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके संघर्ष को वायरल करें। उनकी दुकानों को तोड़े जाने और जमीनें छीने जाने की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं। स्थानीय विधायकों, सांसदों और नेताओं को टैग करके उनसे जवाब मांगे कि वे इस मामले में चुप क्यों हैं और वह किन के साथ है। कानूनी मदद दे। अगर आप वकील हैं या किसी वकील को जानते हैं तो उनकी कानूनी लड़ाई में मदद करें। कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह दें। उनके लिए फंड जुटाएं ताकि वे कोर्ट फीस और वकील की फीस दे सकें। सामुदायिक सहायता दें। उनके टूटे हुए घरों और दुकानों को फिर से बनाने में मदद करें। अगर आप इंजीनियर हैं तो मुफ्त में उनके लिए छोटे ढांचे डिजाइन करें। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें, स्कूल बैग या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की व्यवस्था करें। प्रदर्शन में शामिल हों। अगर आप केवड़िया के पास रहते हैं तो उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हों। प्रस्तावित धरना और रैली में उनकी आवाज बने। अगर आप दूर हैं तो अपने शहर में उनके समर्थन में एक सांकेतिक प्रदर्शन आयोजित करें। जागरूकता फैलाएं। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक समूहों में उनके संघर्ष पर चर्चा करें। वेबिनार और सेमिनार आयोजित करें जिसमें आदिवासी अधिकारों पर बात हो। स्थानीय अखबारों में उनके मुद्दों पर लेख लिखें या लिखवाएं। आर्थिक मदद करें। उनके लिए क्राउड फंडिंग शुरू करें। उनकी दुकानों को फिर से शुरू करने, बच्चों की पढ़ाई और कानूनी लड़ाई के लिए पैसे जुटाएं। उनके हस्तशिल्प और उत्पाद खरीदे ताकि उनकी आजीविका फिर से शुरू हो सके। आदिवासियों का गुस्सा एक चिंगारी जो जंगल की आग बन सकती है। केवड़िया के आदिवासी अब चुप नहीं बैठने वाले। वे अपनी जमीन और हक के लिए लड़ रहे हैं। आरएफ सीटलार एक्ट 2013 की सेक्शन 101 के तहत वे अपनी जमीनें वापस मांग रहे हैं। ग्राम सभाओं ने ठराव पास किए हैं कि उनकी जमीनें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सत्ता उनकी सुनवाई करेगी या यह साजिश और गहरी होगी? क्या आपको नहीं लगता कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन यह आग पूरे देश में फैल जाएगी? आपकी चुप्पी भी एक साजिश है। आज केवड़िया में जो हो रहा है वह कल आपके साथ भी हो सकता है।
अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी जमीन, आपका घर, आपकी आजीविका भी छीन ली जाएगी। यह सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जो सत्ता और कॉरपोरेट्स के इस गठजोड़ से प्रभावित हो सकता है। क्या आप इस सच्चाई को अनदेखा कर सकते हैं? केवड़िया के एक आदिवासी की आंखों में आंसू देखकर क्या आपका दिल नहीं पसीजता? उनकी टूटी दुकानों के मलबे में उनके बच्चों का भविष्य दफन है। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अगर हम सब मिलकर उनकी मदद करें तो यह साजिश नाकाम हो सकती है। आज उनकी मदद करें ताकि कल कोई आपकी मदद के लिए खड़ा हो। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच, आदिवासी हक और संवैधानिक अधिकारों के लिए कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता।